जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे संधारित्रों के श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। आइए समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो पतली चादरों से मिलकर बना होता है जिनका क्षेत्रफल समान होता है। जब हम धातु की दो समान क्षेत्रफल वाली पतली चादरों को एक दूसरे के समीप या एक दूसरे के समांतर एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखकर उनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं और जो चादरें हैं उन पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न करते हैं, तो आवेश परावैद्युत पदार्थ में ऊर्जा के रूप में संचित होने लगता है और इसी युक्ति को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की जो पतली चादरें होती हैं, मान लीजिए एक धातु की चादर ये है और दूसरी चादर इसी के समीप इस प्रकार इसके समांतर रखी हुई है। ये दो चादरें हैं मान लीजिए, जो एक दूसरे के समीप और एक दूसरे के समांतर इस प्रकार रखी हुई है। अब इन दोनों चादरों को समझिए। मान लीजिए इन दोनों चादरों के बीच का जो स्थान है, इस बीच के स्थान में हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं पूरे स्थान में। ये जो पूरा स्थान है ये किसी परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। जब हम परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद इन प्लेटों पर या इन चादरों पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए ये एक चादर थी, इसको क्या दिया गया, प्लस क्यू आवेश दिया गया, और इस पर क्या होगा, इस पर जब माइनस क्यू आवेश दिया जाएगा तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो स्थान है, इसी स्थान में इसी परावैद्युत में जो आवेश है वो ऊर्जा के रूप में संचित होने लगेगा और इसी पूरी युक्ति को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समझना हमको ये है कि इन दोनों प्लेटों के बीच या इस समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है। क्लियर? अब समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र में जो धातु की चादरें हैं, इन चादरों को बोला जाता है संधारित्र की प्लेट। और ये हमको मालूम है जो संधारित्र की प्लेट होती है उन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। जब इन पर बराबर और विपरीत आवेश दिया जाता है तो पहले ये समझेंगे कि इन पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता कैसे है। अब मान लीजिए एक प्लेट ये है इस प्रकार से, और जो दूसरी प्लेट है वो मान लीजिए ये है। ठीक है, ये दो प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच मान लीजिए निर्वात या वायु भरी हुई है। जब इन प्लेटों के बीच निर्वात या वायु भरी है, इस स्थिति में देखिए, अगर निर्वात या वायु भरने के बाद मान लीजिए आप ऊपर वाली प्लेट को किसी भी माध्यम से धनावेशित करते हैं, तो नीचे वाली प्लेट क्या है, ये धात्विक चालक है। तो धात्विक चालक होने के कारण क्या होगा, प्रेरण के कारण नीचे वाली प्लेट पर क्या होगा, समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। जब नीचे वाली प्लेट पर समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, इस माध्यम में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पर धनावेश है, नीचे वाली प्लेट पर ऋणावेश है, इसके कारण दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जिसकी दिशा ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट की तरफ होगी। इस प्रकार क्या उत्पन्न हो गया है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये जो दो प्लेटें आपने ली हुई हैं, इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a, साथ ही साथ इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d, और अभी इन प्लेटों के बीच क्या है, निर्वात है। क्या उत्पन्न किया हुआ है, निर्वात। तो जब प्लेटों के बीच निर्वात उत्पन्न किया है, इस स्थिति में अगर हम बात करें कि प्लेटों के बीच उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अब समझिए, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की बात करते हो तो दो धात्विक चालकों के बीच या दो समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा आपका E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल क्या होता है, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय
आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब देखिए, जब इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर भी आएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। और आपने पढ़ा है कि जब दूरी के सापेक्ष हम किसी वैद्युत क्षेत्र में चलते हैं तो विभव में परिवर्तन होता है। विभव परिवर्तन होगा यानी कि ऊपर की प्लेट का विभव अलग होगा, नीचे वाली प्लेट पर विभव अलग होगा। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? प्लेटों के बीच विभवांतर, अब समझिए क्या होगा प्लेटों के बीच विभवांतर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल क्या होता है? E इंटू डी। V इज इक्वल E इंटू डी। कैसे आया वो भी समझिए। आपने विभव प्रवणता का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। क्या था वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध? हम उसको नोट कर लेते हैं साइड से ताकि हमें याद बना रहे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभव प्रवणता। तो यहां से अगर हम V निकालते हैं तो V इज इक्वल क्या आता है? E इंटू डी। अब अगर हम यहाँ पर मान रखें E का तो ये क्या आएगा? V इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। या फिर अगर हम इसका मान सिग्मा का भी मान रख दें तो क्या होगा? V इज इक्वल Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्योंकि हमें निकालनी है धारिता, तो अगर धारिता की बात करें तो बेटा देखो, धारिता का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? क्योंकि विभवांतर हमारे पास आ गया तो धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, C इज इक्वल होता है Q अपॉन V। यानी कि Q का मान रखेंगे, Q का मान तो Q रहेगा V कितना हो आया है आपका? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो गया। Q से Q जब कैंसिल हुआ तो Q से Q कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ रहा है वो समझिए। तो आपके पास आ रहा है C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? ये सबसे ऊपर जाएगा नीचे से। A एप्सिलॉन नॉट आप सबसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हुआ? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर? अब समझिए, ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब हमने प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से निर्वात उत्पन्न किया था। अब इस स्थिति में देखो करना क्या था हमको? सिंपल कि हमने प्लेटों के बीच जैसे ही निर्वात उत्पन्न किया, एक प्लेट पर धनावेश एक पर ऋणावेश है तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। इस वैद्युत क्षेत्र का अगर हम मान की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, मान होता है Q अपॉन A। अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा। विभवांतर का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। E का हम मान रखेंगे ऊपर वाली प्लेट से तो ये आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। धारिता निकालने के लिए हम इसको धारिता के फॉर्मूले में रखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? C इज इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक, अगर हम ये मान लें कि ये जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें आपने ली हैं उनके बीच में क्या भरा हो? यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, क्या भरा हो? परावैद्युत भरा हो। तो अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो एक सिंपल सी बात आपको मालूम है कि जब हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो ये धारिता कितनी हो जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये पहले था। और जब हम किसी माध्यम में निर्वात की जगह परावैद्युत उत्पन्न कर देते हैं या भर देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आता है? यहाँ पर माध्यम के परावैद्युतांक का गुणा हो जाता है। तो परावैद्युत माध्यम के लिए ये धारिता कितनी आएगी? A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन डी। क्लियर? तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब पूर्ण रूप से निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए या वायु भर दी जाए तो ये, या जब पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा हो तो ये। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच हम क्या करें,
हम आंशिक रूप से परावैद्युत भरें। आंशिक रूप से परावैद्युत भरने का मतलब है कि कुछ स्थान में परावैद्युत भरा हो और कुछ स्थान में क्या हो, निर्वात या वायु हो, या हम यूं कहें कि एक से ज्यादा परावैद्युत हो तो धारिता क्या होगी। कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक सिंपल सा तरीका समझ लीजिए। कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र हो, सबसे पहले हम प्लेटों के बीच क्या ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बाद हम ज्ञात करते हैं विभव, फॉर्मूला ये रहा, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये रहा, और विभव के बाद हम आते हैं सीधा धारिता पे। यही प्रोसेस हमको सब में फॉलो करनी है, चाहे कोई सी परिस्थिति बनी रहे। चलिए, तो पहले हम ये बात करते हैं कि क्या होगा, आंशिक रूप से भरा होगा, उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले से हमें कुछ यहाँ पर फैक्टर निकल के आते हैं या कुछ कारक हमको मिलते हैं जिन पर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। उसी पर आते हैं। कौन कौन से कारक हैं? संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक सिंपल सी बात समझना, क्या धारिता निकल के आई है? C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी। कौन कौन से कारक निकल के आते हैं? एक एक करके चारों कारक देखते हैं। देखिए, पहला कारक, अगर आप यहां पर देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल के कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी अधिक होगी। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। प्लेटें जितनी चौड़ी होंगी धारिता उतनी ज्यादा होगी। दूसरा देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक आता है दूरी। ये प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आप जितनी कम करते जाओगे धारिता उतनी ज्यादा होगी। या हम यूं कहें कि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी बढ़ाई जाएगी धारिता उतनी कम होगी। तीसरा कारक निकल के आता है इसमें जिस पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, वो है माध्यम का परावैद्युतांक। प्लेटों के बीच जो माध्यम होगा उसका परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उतनी ज्यादा होगी। तो ये तीन कारक हैं जिन पर किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। कभी कभी कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कुछ बच्चों को ये लगता है कि C इज इक्वल, हमने पढ़ा है Q अपॉन V। तो अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर या उसमें संचित आवेश की मात्रा को बदलते हैं तो उसकी धारिता बदल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ये जो फॉर्मूला आया है वो हमको ऐसे मिला था Q अनुक्रमानुपाती V से। यानी कि अगर आप वोल्टेज यानी कि विभवांतर बदलोगे तो आवेश बदलेगा, या आवेश बदलोगे तो विभवांतर बदलेगा। किसी भी संधारित्र की जो धारिता होती है वो उसके आकृति या आकार पर तो निर्भर करती है, उसके विभवांतर और आवेश पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि विभवांतर और आवेश के संबंध में अगर बात की जाए तो उन दोनों के लिए ये जो आपका है, ये आपका कैसा होता है, ये एक कांस्टेंट निकल के आता है इन दोनों के लिए। तो केवल तीन कारक हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक। इन तीन कारकों पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। क्लियर? चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा धारिता पर, या धारिता कितनी होगी। ठीक है, देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत भरा हो। अब देखिए, आंशिक परावैद्युत भरने का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ये रहा, इसकी दो प्लेटें हैं इस प्रकार से। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, d। और मान लीजिए इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a। अभी जो हमने ज्ञात किया कि इस दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से या तो परावैद्युत था या पूर्ण रूप से वायु भरी थी। लेकिन मान लीजिए कि इन प्लेटों के बीच इस तरीके से एक परावैद्युत की पट्टी रखी है जिसका क्षेत्रफल तो प्लेटों के क्षेत्रफल के समान है, परंतु चौड़ाई कितनी है, t, और इनका परावैद्युतांक है k। इस प्रकार से रखी हुई है। अब देखिए, इस प्रकार से अगर परावैद्युत की एक पट्टी रख दी जाए
तो ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच दो माध्यम बनेंगे। एक माध्यम तो ये हो गया आपका परावैद्युत, और दूसरा माध्यम इधर क्या हो गया, मान लीजिए इधर क्या है, वायु। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जैसे ही प्लेटों पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाएगा, मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आता है और दूसरी प्लेट पर क्या आता है, दूसरी प्लेट पर मान लीजिए माइनस क्यू आता है। जैसे ही बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होगा तो इन दोनों प्लेटों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ होगी। अब अगर हम यहां पर बात करें तो प्लेटों के बीच कितने माध्यम हैं, दो। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे, दो, और प्लेटों के बीच विभव भी कितने होंगे, दो। इस स्थिति में देखिए, अगर हम बात करें वायु के लिए, वायु के लिए क्या होगा, वायु के लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र के मान की बात करें तो देखो, वायु के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान रखते हैं तो ये क्या होगा Q, या अभी सिग्मा का मान नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम निकालें तो यहां पर ये हो गया आपका E1 या E नॉट, तथा अगर हम विभवांतर की बात करें तो वी नॉट कितना होगा, वी नॉट इज इक्वल होगा ई नॉट। अब देखिए वायु के लिए कितना स्थान बचा, टोटल जगह है डी, चौड़ाई डी है, टी चौड़ाई की परावैद्युत की पट्टी रखी है, तो वायु कितने में हो गई, टोटल था डी और माइनस टी में परावैद्युत रखा है तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। इस स्थिति में अगर देखें तो वी नॉट क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, ये स्थिति है परावैद्युत के लिए, किसके लिए, वायु के लिए। अब अगर हम बात करें परावैद्युत के लिए, दूसरा माध्यम क्या है, परावैद्युत है, तो परावैद्युत के लिए अब देखिए, परावैद्युत के लिए अगर आप बात करते हो तो परावैद्युत के लिए क्या होगा, जो परावैद्युत माध्यम का होगा E, वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया, ये तो वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र है तो विभव भी होगा, विभव कितना होगा, वो होगा ई एम, कितनी चौड़ाई में है, टी में, कितना मान आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये आ गया टी। ये दो माध्यम है और दोनों माध्यमों के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र और विभव अलग अलग ज्ञात कर लिए। अब दोनों माध्यम कहाँ है, प्लेटों के बीच। तो अगर प्लेटों के बीच बात की जाए, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। अब देखिए, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर की बात करी जा रही है तो V इज इक्वल क्या होगा, वी नॉट प्लस वी एम। V इज इक्वल, देखो V नॉट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। दोनों के मान रख दिए हमने यहां से, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, ये आपका बचा डी माइनस टी प्लस इधर टी अपॉन में क्या, के। सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि मान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्या आया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, अब देखिए, अब इस स्थिति में अगर हम बात करें तब देखिए धारिता कितनी होगी। धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, धारिता का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल क्यू अपॉन वी। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में V का मान रखते हैं। देखो V का मान ये ऊपर आपने निकाला है तो ये तो रहा Q अपॉन V का मान क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या है, D माइनस टी प्लस
टी अपॉन के, क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू जब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्यू से क्यू कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा C इज इक्वल, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट नीचे है, कहाँ जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा और इसके अपॉन में बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। सिंपल, आंशिक रूप से परावैद्युत भरा है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है d और जो परावैद्युत भरा है उसकी चौड़ाई है t, प्लेटों की दूरी है d, परावैद्युत की चौड़ाई है t, तो दो माध्यम बन गए, t चौड़ाई का परावैद्युत और बचा हुआ यानी कि d माइनस टी में क्या है वायु, तो वायु में भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका अपना विभव होगा, परावैद्युत में भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका अपना विभव होगा। कुल विभवांतर हम निकाल लेते हैं और कुल विभवांतर का मान हम धारिता के फॉर्मूले में रखते हैं, तो धारिता आ जाती है C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला किसी भी संधारित्र के लिए हर कंडीशन में प्रयोग किया जा सकता है। हर कंडीशन में कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं वो समझिए। क्या फॉर्मूला आया है, C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, हर कंडीशन में हम इसको प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन समझिए। पहली कंडीशन क्या, यदि पूर्ण रूप से क्या हो, निर्वात हो। अब समझना, अगर पूरे स्थान में क्या हो, निर्वात हो या वायु हो, तो टी क्या है, परावैद्युत की चौड़ाई है। अब पूरे स्थान में वायु है तो परावैद्युत तो होगा नहीं, परावैद्युत ना होने का मतलब क्या है, यहाँ पर टी का मान 0 हो जाएगा। टी का मान 0 हो जाएगा तब क्या होगा, टी अगर 0 हो गया तो यही आपका बचेगा C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर, समझ लीजिए, टी का मान 0 होगा तो 0 अपॉन के यानी कि 0 और ये भी टी 0, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बचेगा। दूसरी स्थिति समझिए, दूसरी स्थिति क्या है, पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा हो, यानी कि मान लीजिए प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा हो, तो कंडीशन क्या होगी, यानी कि परावैद्युत की जो चौड़ाई होगी वो प्लेटों की दूरी के बराबर होगी। अब प्लेटों की दूरी के बराबर जब हो जाएगी तो ये जो टी होगा ये किसके इक्वल होगा, डी के। जब टी डी के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, डी माइनस टी, क्योंकि टी का मान भी डी के बराबर, तो डी माइनस टी ये अलग हटा दो, ये क्या बचेगा, डी अपॉन के कहाँ जाएगा ऊपर। समझ लीजिए ये स्थिति आएगी आपकी C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, के कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी। ठीक, ये स्थिति हो गई दूसरी। तीसरी स्थिति समझिए, तीसरी स्थिति क्या है, यदि टी चौड़ाई की धातु रखी हो, धातु का मतलब क्या है, चालक। अगर प्लेटों के बीच टी चौड़ाई की चालक पट्टी, यानी कि अगर हम धातु रख दें, धातु रख दें तो क्या होगा, अब देखिए धातु की स्थिति में जो के होगा, के का मान कितना होता है, अनंत, और धातु के लिए जैसे ही के का मान अनंत होगा तो ये टी अपॉन अनंत का मान कितना हो जाएगा, 0। टी अपॉन अनंत 0 होगा तो ये कितना बचेगा, C इज इक्वल ए
एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि टी अपॉन अनंत का मान हो जाएगा इस परिस्थिति में 0। क्लियर। अब देखिए एक स्थिति और बन सकती है, वो क्या बन सकती है नंबर 4 पे, यदि एक से अधिक परावैद्युत हो, क्या हो, एक से अधिक परावैद्युत हो तो क्या होगा। अब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब हमने पूर्ण रूप से वायु थी या पूर्ण रूप से परावैद्युत था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। आंशिक रूप वाले में हमने क्या किया है कि वायु में से परावैद्युत की चौड़ाई घटाई है, साथ ही साथ परावैद्युत की चौड़ाई में हमने उसके परावैद्युतांक से भाग करके जोड़ा है। टोटल चौड़ाई में से प्लेटों के बीच की जो दूरी थी उसमें से परावैद्युत की चौड़ाई घटा दी, मोटाई घटा दी, और परावैद्युत की मोटाई में हमने क्या किया है, उसके नियतांक से भाग दिया है, परावैद्युतांक से भाग दिया है। तो यदि एक से अधिक परावैद्युत भरे हों तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में फॉर्मूला आपका बनता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मान लीजिए पहले परावैद्युत की चौड़ाई माइनस T1, दूसरे की T2, तीसरे की T3, ठीक है, प्लस क्या करना है T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, और ये क्या होगा, ये भी चलता जाएगा। यदि एक से अधिक परावैद्युत भरे होंगे तो फॉर्मूला बनेगा ये। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आता है आंशिक रूप से परावैद्युत वाला, ये फॉर्मूला आप हर परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हो। अगर पूर्ण रूप से वायु या निर्वात है तो आपको T0 करके रख देना है, फॉर्मूला निकल आएगा C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पूर्ण रूप से परावैद्युत है तो T इज इक्वल डी करके रख देना है, फॉर्मूला निकल आएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। अगर परावैद्युत की जगह कोई धातु की पट्टी रखी है तो के का मान अनंत रख देना है, ये निकल आएगा C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। एक से अधिक परावैद्युत भरे हैं तो आपका ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया है परावैद्युत आंशिक रूप से जब भरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच तब की स्थिति में। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आता है हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम समायोजन। देखिए मान लीजिए आपको किसी परिपथ में संधारित्र प्रयोग करना है और परिपथ में जो संधारित्र हमको चाहिए, जो धारिता चाहिए, वो आपको दिए गए संधारित्रों की धारिता से कम या ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों को किसी भी परिपथ में हम अलग अलग समायोजन के थ्रू जोड़ते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम समायोजन, एक होता है समांतर क्रम समायोजन। संधारित्र परिपथ में दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में या एक दूसरे से समांतर क्रम में। पहला समायोजन जो आता है वो श्रेणी क्रम। वैसे तो हमने क्लास 10th में प्रतिरोधों का समायोजन पढ़ा है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में होता था R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, समांतर में होता था 1 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कुछ ऐसा ही यहाँ पे निकल के आएगा। समझते हैं क्या है श्रेणी क्रम समायोजन। क्या होता है, जब किसी संधारित्र की धन प्लेट, मान लीजिए दो संधारित्र हैं, पहला संधारित्र ये रहा, इसकी धारिता है C1, ये इसकी धन प्लेट है, ये इसकी ऋण प्लेट। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो, ये C2, ठीक है। इसकी दूसरी प्लेट उससे अगले की पहली प्लेट से जुड़ी हो, C3। और ये पूरा समायोजन किसी बैटरी से या सेल से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के परिपथ को या इस प्रकार के समायोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। ठीक है। देखिए पहला संधारित्र C1, इसकी जो धन ऋण प्लेट है वो अगले वाले की धन से जुड़ी है, अगले वाले की ऋण उससे अगले वाले की धन से जुड़ी है, और उसकी ऋण किससे जुड़ी है, बैटरी से इधर, और पहले वाले की धन जुड़ी है बैटरी से। और कितना विभवांतर स्थापित किया गया है, V। ठीक है। तो जब किसी संधारित्रों को, किन्हीं संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि एक संधारित्र की ऋण प्लेट अगले की धन से, उसकी ऋण अगले वाले की धन से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम में
दो चीजें याद रखने वाली हैं श्रेणी क्रम में। पहली चीज तो जो आवेश होता है वो कैसा होता है, आवेश समान रहता है हर उपकरण में, और दूसरा जो विभवांतर है, जो विभवांतर है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आया आवेश कितना आ रहा है Q, पहले का विभवांतर मान लीजिए कितना है V1, दूसरे का विभवांतर V2, तीसरे का विभवांतर V3। क्योंकि ये श्रेणी क्रम की पहचान है कि श्रेणी क्रम में धारा या आवेश समान रहता है परंतु विभवांतर अलग अलग होते हैं। तो अगर विभवांतर इन तीनों के अलग अलग हैं तो हम शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि परिपथ का, श्रेणी क्रम में अगर हम बात कर रहे हैं तो परिपथ का कुल विभवांतर अब देखिए कुल विभवांतर का मतलब V इज इक्वल क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभवांतर हमको मालूम है क्या होता है, V इज इक्वल होता है Q अपॉन C। पहले वाले का क्या होना चाहिए Q1 अपॉन C1, दूसरे का Q2 अपॉन C2, तीसरे का Q3 अपॉन C3। लेकिन Q1 Q2 Q3 कैसे हैं, समान है। तो पहले का क्या आएगा Q अपॉन C1, दूसरे का आएगा Q अपॉन C2, तीसरे का आएगा Q अपॉन C3। देखिए इन तीनों में से Q कॉमन लेके हम इधर वाले Q से अगर काट दें तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर। तो समझ लीजिए अगर तीन संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उस समायोजन की जो कुल धारिता होगी वो 1 अपॉन सी इज इक्वल क्या होगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के इक्वल होगी। दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, पहला कि श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो हर उपकरण में समान रहता है और जो विभवांतर होता है वो हर उपकरण का अलग। इसी के आधार पर हमने कुल विभवांतर ज्ञात किया और उसी से हमें ये मिल गया। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हमको दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये जो समायोजन है, ये समायोजन हम कब प्रयोग करते हैं, यह समायोजन परिपथ में न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। क्लियर। न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, मतलब कि इस परिपथ में यानी कि अगर श्रेणी क्रम में कोई संधारित्र जोड़े जाते हैं तो जो पूरा परिपथ बनता है, परिपथ की कुल धारिता सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो परिपथ में संधारित्र प्रयोग किए हैं, एक किया है 1 माइक्रोफैरड का, एक किया है 3 माइक्रोफैरड का, एक किया है 5 माइक्रोफैरड का। तो जो इन तीनों की कुल धारिता आएगी वो 1 माइक्रोफैरड से भी कम होगी। यानी कि न्यूनतम धारिता को प्राप्त करने के लिए हम इस समायोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरे समायोजन की बात करते हैं। दूसरा समायोजन है समांतर क्रम समायोजन। अब देखिए समांतर क्रम समायोजन क्या है कि अगर किसी परिपथ में सभी संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनकी धन प्लेटें एक साथ, सभी की धन प्लेटें एक साथ तथा सभी की ऋण प्लेटें एक साथ जुड़ी हों। धन प्लेटें सभी की एक बिंदु से, ऋण प्लेटें दूसरे बिंदु से एक साथ जुड़ी हों, तो ये जो परिपथ बनता है इस परिपथ को बोला जाता है समांतर क्रम समायोजन। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये प्लस, ये माइनस, ये V। अब देखिए सबकी धन प्लेटें एक साथ जुड़ी हैं, यानी कि ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये Q1, ये प्लस Q2, ये माइनस Q2,
ये प्लस Q3, ये माइनस Q3। अब समझ लीजिए समांतर क्रम में क्या होता है कि समांतर क्रम में जितने भी उपकरण होते हैं सबके विभव तो समान होते हैं, परंतु उनकी प्लेटों पर जो आवेश होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि मान लीजिए इस परिपथ में Q आवेश यहाँ से प्रवाहित होता है, जैसे ये आएगा इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, इधर जाएगा Q3। ये निर्भर करता है उनकी धारिता पर। कौन सी दो बातें? पहला कि जो विभव है वो समान रहता है सभी उपकरणों पर समांतर क्रम में, और दूसरा कि जो आवेश है वो सभी उपकरणों का अलग अलग होता है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे कि अब देख लीजिए आवेश अलग अलग है, तो अगर हम परिपथ का कुल आवेश निकालें, परिपथ का कुल आवेश, कुल आवेश, अब समझिए कुल आवेश की बात करी जा रही है। क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल होगा, आवेश निकालना है, यानी कि Q इज इक्वल क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर? अब देखिए पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q का। क्या होता है Q का फॉर्मूला? Q का फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्योंकि V1, V2 और V3 कैसे हैं? समान हैं, तीनों का विभव समान है। ये जो आपका V1 है या जो V2 है या जो V3 है, ये तीनों कैसे होंगे? समान। और जब ये तीनों समान हो जाएंगे तो इस स्थिति में V से V कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचेगा? C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि किसी भी समांतर क्रम समायोजन का जो कुल धारिता होता है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है? यहां से अगर हम निष्कर्ष देखें तो ये समायोजन अधिकतम धारिता के लिए प्रयोग होता है। ये जो समायोजन है वो अधिकतम धारिता के लिए प्रयोग होता है। यानी किसी भी परिपथ में अगर आपको अधिकतम धारिता चाहिए तो आप कैसे जोड़ सकते हैं उनको? समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जो कुल धारिता होगी श्रेणी क्रम में कुल धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस स्थिति में परिपथ की जो कुल धारिता होती है वो न्यूनतम हो जाती है, और न्यूनतम प्राप्त करने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जबकि समांतर क्रम में कुल धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। इस स्थिति में जो समांतर क्रम समायोजन बनेगा, समायोजन की कुल धारिता सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से भी ज्यादा होगी। जैसे अगर हम 1 फैराड, 2 फैराड और 5 फैराड के 3 संधारित्र प्रयोग करते हैं तो जो कुल धारिता होगी वो 5 से ज्यादा होगी, क्योंकि 1, 3 और 5 का टोटल करते हैं तो 9 आएगा। यानी कि ये वाला जो समायोजन है, इस समायोजन का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।